नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 25 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों अलग अलग न्यूज़पेपर्स के हैं। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डिजिटल लेयर्स ऑफ इनडिग्निटी से संबंधित, कैसे सरकार स्कीम्स में ऐसे ऐसे चेंजेस ला रही हैं जिसकी वजह से राइट होल्डर्स स्कीम को एक्सेस नहीं कर पाते। दूसरा आर्टिकल, वैसे तो देखो ये आर्टिकल WTO से संबंधित है कि इस बार WTO की जो 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसमें डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, डेवलप्ड वर्ल्ड को फायदा हुआ। ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया था 20 जून को। तो इस आर्टिकल में कुछ भी नया नहीं है। 20 जून को जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था ना, सेम टू सेम वही सारे पॉइंट्स हैं। इसकी जगह ना हम इंडियन एक्सप्रेस का प्रकाश सिंह का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए भी अग्निपथ जैसी स्कीम होनी चाहिए, ताकि जो ऑफिसर्स हैं ऑल इंडिया सर्विस में, उनमें भी अग्नि को इंड्यूस किया जा सके। वो कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं सर्विस में बहुत ज़्यादा। सबसे लास्ट में आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का। अभी पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ना, श्रीलंका जैसी है इकोनॉमी के मामले में। बहुत सिमिलरिटीज़ हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में और श्रीलंका की इकोनॉमी में, दोनों क्राइसिस में हैं। लेकिन ना वर्ल्ड जो है ना पाकिस्तान को नहीं डूबने देगा। उसके रीजंस हैं, क्या रीजंस हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे खराब है, वो सब डिस्कस कर लेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया के तीसरे आर्टिकल में। यहां पे देखो एक एग्जांपल है हाल ही में जो आप एथिक्स में यूज कर सकते हो। छत्तीसगढ़ में ना एक ट्रैफिक कोप है, उनको ना रोड पर 45 लाख रुपए मिले। लेकिन देखो एक्सट्रीम ऑनेस्टी शो करते हुए, एक एग्जाम्पल सेट करते हुए, उन्होंने ये जो रुपए हैं लुटा दिए उस पर्सन को जिनके ये थे। तो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, क्योंकि रीसेंट एग्जाम्पल्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने होते हैं एथिक्स के आंसर में। ऑनेस्टी में, इंटीग्रिटी में आप ये जो एग्जाम्पल हैं वो दे सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिजिटल लेयर्स ऑफ इनडिग्निटी से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आर्टिकल की शुरुआत में ना एक स्टोरी का जिक्र किया जाता है। राजस्थान में एक पुरानी मनरेगा वर्कर हैं जिनका नाम है नाथोबा। बोल नहीं सकती, बोलने में दिक्कत होती है काफ़ी ज़्यादा। अब देखो सरकार ने ये कंपलसरी कर दिया है, मनरेगा के जो वेजेस हैं वो डायरेक्टली बैंक खाते में आते हैं, और इसके लिए मनरेगा वर्कर्स को बैंक में जाके EKYC करवानी पड़ती है। बट देखो जब वो महिला बैंक में गई अपने बायोमेट्रिक्स को वेरीफाई करवाने के लिए, तो बायोमेट्रिक्स वेरीफाई नहीं हुए। और जानते हो बैंक मैनेजर ने क्या बोला? बैंक मैनेजर ने बोला कि तुम्हारी उंगलियां खराब हैं। जो तो वो महिला जो बोल भी नहीं सकती थी बेचारी, उसने काफ़ी ह्यूमिलेटेड महसूस किया कि मैंने काम किया मनरेगा के तहत, मुझे आसानी से वेजेस मिल जाने चाहिए, लेकिन बायोमेट्रिक्स वेरीफाई नहीं हो रहे हैं और मैनेजर ने बोल दिया कि तुम्हारी उंगलियों में डिफेक्ट है, तुम्हारी उंगलियां खराब हैं। हालांकि देखो बैंक मैनेजर ने जानबूझ के ये नहीं बोला होगा, बट टेक्नोक्रेटिक लैंग्वेज में ये बोल दिया कि फिंगर्स में कोई डिफेक्ट है, इस वजह से बायोमेट्रिक्स वेरीफाई नहीं हो पा रही हैं। तो ये देखो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के अगेंस्ट है। आर्टिकल 21 जो है संविधान का, वो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है। लेकिन अब ना सरकार बहुत सारी स्कीम्स को ना ऑनलाइन करती जा रही है। सरकार का मकसद ये है करप्शन को कम करना। बट देखो जब हम गवर्नेंस में डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात करते हैं ना, तो हम रेयरली इन चीज़ों की बात करते हैं कि बहुत बार जो राइट होल्डर्स हैं जिनको स्कीम्स का लाभ मिलता है, कितनी बार उनको ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है अपने राइट को एक्सेस करने के लिए। सर इसके अलावा राइटर और भी एग्जांपल्स देते हैं। जैसे देखो एक पुरानी स्कीम है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, लॉन्च हुई थी 1975 में। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम है जो अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करती हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर में क्या क्या है? वो बच्चे जिनकी एज 0 से 6 के बीच में है, उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि मालन्यूट्रिशन की समस्या को एड्रेस किया जा सके। इसके साथ साथ प्रेग्नेंट वुमन और वो महिलाएं, वो मदर्स जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, उन्हें भी फूड एंड राशन दिया जाता है। शुरुआत में सिर्फ ये स्कीम थी, लेकिन 2013 के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का ये पार्ट बन गई। तो अब सरकार के लिए कंपलसरी है इस स्कीम के प्रोविजंस को राइट होल्डर्स को प्रोवाइड करना। देखो एक चीज़ यहाँ पे,
हम ना हमेशा बोलते हैं स्कीम के बेनिफिशरीज यानी लाभार्थी, लेकिन राइटर ये कहती हैं बेनिफिशरीज बोलने के बजाय हमें राइट होल्डर्स बोलना चाहिए। मतलब उनका अधिकार है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का उनके पास अधिकार है, तो कम से कम ऐसी भाषा का हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जैसे वो तो फ्री वाले लोग हैं, वो तो लाभ प्राप्त करने वाले लोग हैं। हमारी जो शब्दावली है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि जो इस स्कीम को एक्सेस करते हैं ये उनका अधिकार है, ये उनका राइट है। ऐसी शब्दावली का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे इस स्कीम की आईसीडीएस। इसमें जो राइट होल्डर्स हैं उन्हें हॉट कुक्ड मील और टेक होम राशन मिलता है लोकल आंगनवाड़ी स्टोर पर। बट देखो 2021 में सरकार ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया जिसका नाम है पोषण ट्रैकर। ये देखो एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, सारे न्यूट्रिशन संबंधित जो भी स्कीम्स हैं या फिर इनिशिएटिव्स हैं उनको एक साथ मॉनिटर करने के लिए, इंक्लूडिंग आईसीडीएस। बट देखो दिक्कत पता है क्या है, यूनियन गवर्नमेंट ने ना कुछ दिनों पहले एक सर्कुलर जारी किया था कि जो भी आईसीडीएस स्कीम में राइट होल्डर है ना, जो इस स्कीम को एक्सेस कर रहे हैं, उनको अपना आधार अपडेट करना जरूरी है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। अब देखो हैरानी वाली बात यह है, वो बच्चे जिनकी एज 0 से 5 के बीच में है, ऐसे तो देखो 75% बच्चों के पास में आधार कार्ड है ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह स्पेसिफाई करके रखा है कि वो बच्चे जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको उनके राइट्स से वंचित नहीं किया जा सकता। तो गवर्नमेंट ने इसके जवाब में रिस्पॉन्ड किया कि सिर्फ मदर्स को ही अपना आधार कार्ड अपडेट करने की आवश्यकता है आंगनवाड़ी पर। सरकार कहती है हमें ये प्रोविजंस करने पड़ते हैं ताकि करप्शंस को हम कम कर सकें। बट सरकार डेटा जारी नहीं करती कि कितने गोश्त चिल्ड्रन हैं। गोश्त चिल्ड्रन का मतलब देखो ये है कि कई बार क्या होता है, लोकल लेवल पे करप्शन होता है। लोकल लेवल पे क्लस्टर आंगनवाड़ी चलाने वाले लोग क्या करते हैं, फर्जी बच्चों के नाम दे देते हैं ताकि उनके नाम पे राशन जो है वो हड़प सके। तो सरकार ने इस प्रकार का कोई डेटा नहीं जारी किया कितने फर्जी बच्चे एग्जिस्ट करते हैं जिनके नाम पे करप्शन किया जा रहा है। इसके बाद राइटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं। देखो जहां हमारे देश में 36% बच्चे जिनकी एज 5 से कम है ऐसे हैं जो स्टंटिंग का शिकार हैं, मतलब एज के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ पाई है, और 1/3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 5 से कम है जो अंडरवेट हैं। सोच के देखिए। और महामारी आने के बाद तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई। जब ऑलरेडी इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब है तो सरकार फिर नए हर्डल्स, नई प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहे हो डिजिटलाइजेशन के नाम पर। देखो ये तो क्रूल है। क्रूल मतलब जानबूझ के दूसरे को पेन पहुंचाने वाली बात हो गई। सोच के देखिए वो मदर्स जिनके बच्चे आंगनवाड़ी का लाभ उठा रहे हैं, उनकी साइकी पर, उनकी सोच पर, आत्मा पर क्या असर होता होगा ये देखकर कि बायोमेट्रिक हमारे वेरीफाई नहीं हुए, इस वजह से हमारा जो बच्चा है वो राशन नहीं प्राप्त कर पा रहा है। एक पेंशनर का एग्जाम्पल दिया जाता है जिसके बायोमेट्रिक फेल हो गए और पेंशन नहीं प्राप्त कर सका। जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा मैं बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटेड महसूस कर रहा हूं क्योंकि मेरी बॉडी भी मुझे रिजेक्ट कर रही है, मेरी आइडेंटिटी को रिजेक्ट कर रही है। तो सरकार की जो सोच है ना कि हम करप्शन कम करने के लिए ये सब कर रहे हैं, राइटर कहते हैं देखो ये तो वही बात हो गई कि आप हार्ट अटैक को एड्रेस करने के लिए बैंडेड का इस्तेमाल कर रहे हो। करप्शन आपको रोकना है तो वास्तव में आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इस चीज से करप्शन नहीं रुकने वाला है। आपको याद होगा एक मनरेगा का आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि मनरेगा के लिए भी अब ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना जरूरी हो गया है, एक दोपहर से पहले, एक दोपहर के बाद, और लोकल साइट पर, वो साइट्स जहां पे 20 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं ये कंपलसरी है। जियो टैगिंग भी होती है, फोटोग्राफ्स की, फोटो लेने पड़ते हैं वर्कर्स के। अब कहने को देखो ये काफी इनोवेटिव है, लेकिन हमने आर्टिकल में डिस्कस किया था एक तो जो मनरेगा मेट्स हैं जो देखती हैं कामकाज को, उनको स्पेशली मोबाइल फोन लेना पड़ रहा है। पहले क्या होता था, मनरेगा वर्कर्स दिन में किसी भी पहर काम कर लेते थे, जैसे सुबह सुबह 5 बजे तक खत्म कर लिया, उसके बाद दिन में कहीं और काम कर लिया। लेकिन कंपल्सरली अगर अब फोटो खिंचवानी है मनरेगा साइट पर दोपहर से पहले और दोपहर के बाद, तो उन वर्कर्स को उसी समय होना पड़ेगा। कई बार वो अपने बच्चों को भी भेजते हैं स्पेशली फोटो खिंचवा लो ताकि वेजेस आएंगे। बहुत बार देखो ये सब करने के बावजूद जो अटेंडेंस है ना वो ऑनलाइन नहीं लग पाती है और वेजेस नहीं आ पाते हैं। तो फिर जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनको भी
काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मनरेगा वर्कर्स बेचारे फ़ोन करते हैं बार बार कि हमारे नहीं आई हैं वेजेस, तो 6 बजे से मनरेगा वर्कर्स के फ़ोन आने स्टार्ट हो जाते हैं लोकल ऑफिशियल्स के पास। नेटवर्किंग की दिक्कत आती है, बहुत बार अटेंडेंस लगी नहीं पाती नेटवर्क ना होने की वजह से। तो बेशक सोच देखो अच्छी कह सकते हो, लेकिन इंप्लीमेंटेशन तो बहुत ही ज़्यादा पुअर है यहाँ पर। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, ये जो सरकार डिजिटलाइजेशन पे फोकस कर रही है ना वेरियस स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन में, इसकी वजह से देखो राइट होल्डर्स और सरकार के बीच में जो पावर एसिमेट्री है वो बढ़ती जा रही है। यानी सरकार और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। राइट होल्डर्स को अगर स्कीम का लाभ नहीं मिलता, सरकार तो बोल देती है कि राइट होल्डर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसा हमने इस आर्टिकल की शुरुआत में डिस्कस किया था, बैंक मैनेजर ने कहा था कि आपकी उंगलियां खराब हैं। लेकिन देखो इन चीज़ों की वजह से ना राइट होल्डर्स बहुत बार जो डिजर्विंग हैं वो वंचित रह जाते हैं स्कीम का लाभ लेने से, स्कीम को एक्सेस करने से, जिसकी वजह से उनका जो ट्रस्ट है ना गवर्नेंस में और ज़्यादा कम होता है। आर्टिकल खत्म होने से पहले राइटर एक और एग्जाम्पल देती हैं। देखो मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि रूरल एरियाज में ना बहुत कम लोग चश्मा लगाते हैं। इवन ब्लॉक हेडक्वार्टर में भी रेयरली चश्मे की दुकान देखने को मिलती है, पंचायत लेवल पर तो बहुत ही कम। बेशक एक रीजन ये हो सकता है कि गांव के लोग रिलेटिवली ज़्यादा स्वस्थ हैं खान पान की वजह से शहर के लोगों के अपेक्षाकृत, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि रूरल एरियाज के लोगों को चश्मा लगता ही नहीं है। इसका सिंपल आंसर ये है कि कम लोग चश्मे की दुकान ओपन करते हैं रूरल एरियाज में क्योंकि उन्हें बेनिफिट नहीं लगता। तो इसी से पता लगता है कि जो डिजिटलाइजेशन का लाभ है, हालांकि ऑप्टिशियन का रूरल एरियाज में होने से डिजिटल टेक्नोलॉजी का डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब ऑप्टिशियन की दुकान नहीं है बहुत ज़्यादा, तो कैसे ये सरकार एज्यूम कर सकती है कि रूरल एरियाज जो हैं वो अब पूरी तरह से डिजिटली अवेयर हैं और कोई भी स्कीम सरकार ऑनलाइन लॉन्च करेगी, मतलब डिजिटली सरकार इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करेगी, तो राइट होल्डर्स उन स्कीम को आसानी से एक्सेस कर सकेंगे। ये सरकार कैसे एज्यूम कर सकती हैं? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए अग्निपथ स्कीम को लॉन्च करने की आवश्यकता से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो आपको पता है अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई थी इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए, जिस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था। इसमें यह था कि 4 साल के लिए सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा और उसमें से 25% सिर्फ जो सोल्जर्स हैं वो आगे जाएंगे, बाकी 4 साल के बाद ही रिटायर हो जाएंगे। तो देखो इसी प्रकार की स्कीम ना ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए भी लॉन्च करने की आवश्यकता है। ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस और जो फॉरेस्ट सर्विस वाले हैं ना वो आते हैं। खास करके आईएएस, आईपीएस की बात कर रहे हैं राइटर डीजीपी रह चुके हैं, प्रकाश सिंह इनका नाम है। काफ़ी इज्जत है, इंटीग्रिटी के लिए जाने चाहते हैं। काफ़ी बार सरकार ने इनको कमेटीज़ में भी अपॉइंट किया है और इनकी पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में पुलिस में रिफॉर्म्स लाने के लिए गाइडलाइंस भी दी थी। राइटर कहते हैं देखो वैसे तो जो ऑल इंडिया सर्विस वाले हैं ना आईएएस, आईपीएस, इन्होंने काफ़ी रिस्ट्रेंट्स के बावजूद, रिसोर्सेज कम होने के बावजूद अच्छा काम किया है, लेकिन ना अब एक रेडिकल थिंकिंग की आवश्यकता है ऑल इंडिया सर्विसेज को शेकअप करने के लिए। मतलब अभी ना सरकार स्कीम्स को लॉन्च कर रही है काफ़ी ज़्यादा मैसिव स्केल पर। लैंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। सिविल सर्विसेज को एक्सपेंड तो किया गया है, बट देखो उनकी ना परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स की पिछले कुछ सालों में काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस उनकी रही है और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स तो ऐसे भी हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, जो बोल देते हैं अब ना आईएएस को स्क्रैप कर दो। याद होगा डी सुब्बाराव, आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर, एक आर्टिकल आया था, हमने डिस्कस किया था। जो लोग रेगुलर हैं उनको तो देखो बोलते ही याद आ जाता है, मतलब मेरे बोलने से पहले ही उनको याद आ जाता है कि हाँ एक आर्टिकल आया था डी सुब्बाराव का जिसका जवाब दिया था दीपक बंसल ने। लेकिन देखो फैक्ट ये है आईएएस की सर्विस को बेशक आप स्क्रैप करने की बात कर सकते हो, ख़त्म करने की बात कर सकते हो, लेकिन पुलिस सर्विस को नहीं। पुलिस सर्विस को ख़त्म करोगे तो समाज में बिल्कुल लॉलेसनेस फैल जाएगी, कोई कानून को फॉलो नहीं करेगा, कैओस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन बेशक पुलिस को ख़त्म करने की बात कोई ना करे, लेकिन पुलिस की परफॉर्मेंस से कोई सेटिस्फाई नहीं है। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं पुलिस के बारे में कि वो 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की न्यूज़ आती रहती है, पुलिस
ब्रूटैलिटी बरतती हैं आरोपियों से डील करते वक्त, बाद में वो रिहा हो जाते हैं। तो ये सब दिखते तो देखो हैं, लेकिन ये बात देखो सच है, जो ऑफिसर्स सिलेक्ट होते हैं ना यूपीएससी के एग्जाम के माध्यम से, उनके अंदर ना 1 साल बाद ही ये एटीट्यूड आ जाता है कि अब तो हमारी सर्विस जो है वो 30-35 सालों के लिए फिक्स है, अब हमारा कोई बाल बीमा का नहीं बिगाड़ सकता, अब हम टॉप पर जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि प्रमोशन जो है वो काम के बेसिस पे नहीं है, वो सीनियरिटी के आधार पर है। तो देखो ऐसी सिचुएशन में ना उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता परफॉर्म करने का, कोई इंसेंटिव नहीं है इनोवेट करने का, कोई डिजायर नहीं है एक्सपर्टीज हासिल करने की किसी चीज में, बस वो अपना घोंसला जो है वो उसे एक्सपेंड करते जाते हैं, यानी पैसा कमाते जाते हैं। सब नहीं, ज्यादातर, मतलब उनमें कोई अग्नि बचती ही नहीं है। कुछ आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं कि सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म लाया जाए, पुलिस में रिफॉर्म लाया जाए, राइटर खुद गए हैं, टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस भी दी हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कैसा रहा? बहुत ही ज्यादा पुअर। मीनवाइल देखो अब सिचुएशन पता कैसी आ चुकी है, उत्तर प्रदेश में ना आज के समय में 14 ऑफिसर्स हैं डीजीपी रैंक के, एडिशनल डीजीपी रैंक के 42 ऑफिसर्स हैं। एक समय ऐसा था सिर्फ एक इंस्पेक्टर जनरल रैंक का ऑफिसर हुआ करता था पूरी यूपी पुलिस को हेड करने के लिए। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है सरकार ना प्रमोशन दे देती है, सरकार कहती है मतलब नहीं दे तो फिर ऑफिसर्स विरोध करने लग जाते हैं कि हमें प्रमोशन क्यों नहीं दी, सरकार धक्के से ऑफिसर्स को प्रमोशन दे देती है। इसी वजह से डीजीपी रैंक के 14 ऑफिसर्स हो गए हैं, एडीजीपी रैंक के 42 ऑफिसर्स हो गए हैं, क्योंकि सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन मिल जाता है, तो प्रमोशन मिलता जाता है और सेम रैंक के इतने सारे ऑफिसर टॉप रैंक पे इकट्ठे होते जा रहे हैं। सेंटर लेवल पर भी यही हाल है। सेंटर लेवल पर कितने सेक्रेटरीज हैं? 91 ऑफिसर हैं सेक्रेटरी लेवल पर, और पीएमओ का तो काउंट किया भी नहीं है। तो बात देखो पता क्या है, इससे ना फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है ऑफिसर्स का भी। अब देखो 14 ऑफिसर हैं डीजीपी लेवल के, ये आपस में चापलूसी करते हैं सरकार की कि हमारा भी नंबर आए डीजीपी बनने का। एडीजीपी रैंक के जो ऑफिसर हैं वो भी सरकार की चापलूसी करती है कि हमें कोई बढ़िया पोस्ट मिल जाए। तो इस चीज को कहा जाता है पॉलिटिकिंग। ये देखिए आप, यहां पे पॉलिटिकिंग की जाती है, इनके द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा सरकार को खुश करने की कोशिश की जाती है, लॉबिंग की जाती है। ऑफिसर्स के बीच आपस में इतना जबरदस्त कंपटीशन रहता है कौन बेहतर पोजीशन हासिल करेगा। लेकिन बात वही है ना, अभी का सिस्टम ऐसा है, हर कोई गधा घोड़ा सब टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं, परफॉर्मेंस को तो देखा ही नहीं जाता। तो इसीलिए राइटर सजेस्ट करते हैं अग्निपथ स्कीम ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स के लिए भी होना चाहिए। जैसे सोल्जर्स के लिए हर 4 साल बाद टेस्ट होता है ना, जो क्लियर करेगा वही 25% लोग आगे जाएंगे, बाकी 75% रिटायर हो जाएंगे। उसी प्रकार से 15 साल के बाद ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स के लिए टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद 25 साल बाद और उसके बाद 30 साल बाद 3 टेस्ट होने चाहिए। और ना वो लोग, वो ऑफिसर्स जिनकी परफॉर्मेंस पुअर है, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, जिनके ऊपर मिसकंडक्ट के चार्जेस लगे हैं, उनको अनफिट करार दे दिया जाए। 15 साल के बाद जो टेस्ट होगा उसमें 25% ऑफिसर्स बाहर हो जाएं, जो टेस्ट सेकंड स्टेज पे होगा उससे 10% और ज्यादा ऑफिसर बाहर हो जाएं, और थर्ड स्टेज पे जो टेस्ट होगा 30 साल की सर्विस के बाद, यहां पर 5% ऑफिसर्स बाहर हो जाएं। समझ गए? अब देखो जब ऐसा होगा ना, तो ना ऑफिसर्स को एक इंसेंटिव होगा, डर लगेगा कि अगर हमने अच्छे से काम नहीं किया तो हमें रिटायर कर दिया जाएगा, तभी तो वो अच्छे से काम करेंगे ना। और हर एक लेवल पे जो स्क्रीनिंग होना, सबसे बड़ी बात वो इम्पार्शियल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जानबूझ के किसी ऑफिसर को रिटायर कर दिया जाए, और जिनको रिटायर किया जाए उनको पैकेज भी दिया जाए रिटायरमेंट के हिसाब से, कितने साल की सर्विस है उसके हिसाब से। और देखो ये इंश्योर कैसे किया जाए कि ऑफिसर्स को स्क्रीनिंग करने की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल इम्पार्शियल हो। देखो ऑल इंडिया लेवल पे ना एक कमेटी बनाई जा सकती है, जिसमें देखो रिटायर्ड ऑफिसर्स हों जिनकी इंटीग्रिटी पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, रिटायर्ड जजेस हों, और सिविल सोसाइटी के डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स हों, जैसे इंटीग्रिटी वाले वकील हो गए। तो ना पूरे देश से ऐसे 40-50 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए, और जब भी किसी ऑफिसर की स्क्रीनिंग करनी हो ना, तो उसमें 3 से 5 लोग हों, और वो लोग भी लॉटरी के माध्यम से चूज किए जाएं। उस स्टेट के लोगों को ना चुना जाए स्क्रीनिंग में जिस स्टेट के ऑफिसर की स्क्रीनिंग की जा रही है। और अगर किसी ऑफिसर को लगता है कि मुझे
गलत रिटायर किया जा रहा है तो फिर वो ट्रिब्यूनल में पिटीशन डाल सकता है कि देखो दोबारा से मेरी स्क्रीनिंग की जाए। ये प्रोसेस होनी चाहिए। देखो जब ऐसा होगा ना तो सर्विस अपने आप शेकअप हो जाएगी, ऑफिसर्स परफॉर्मेंस देने लगेंगे, नई स्किल्स को एक्वायर करेंगे, इनोवेशन लेके आएंगे, कॉम्प्लेक्सेंसी उनमें खत्म हो जाएगी। बट देखो ये बात सच है, जो सर्विसेज वाले हैं ना, ऑफिसर्स हैं, वो इस स्कीम का विरोध करेंगे। वो तो यही चाहते हैं जो चलता आ रहा है हमारे लिए फायदे की चीज है, यही चलता रहे और हमारे ऊपर कोई तलवार नहीं लटकनी चाहिए। वो सब ये चाहते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ऑल इंडिया सर्विसेज में भी अग्निपथ स्कीम की आवश्यकता है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, अभी फिलहाल पाकिस्तान की जो सिचुएशन है श्रीलंका जैसी है, लेकिन बावजूद इसके वर्ल्ड जो है पाकिस्तान को कोलैप्स नहीं होने देगा। शुरुआत में आर्टिकल में बताया जाता है, देखो आज पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इकोनॉमी की काफ़ी ख़राब है। पिछले महीने पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं एहसान इकबाल, उन्होंने सिटीजन से ये आह्वान किया था कि आप चाय की डेली जो कंजम्पशन है उसे 2 तक लिमिट कर दीजिए, 2 से ज़्यादा चाय मत पीजिए। क्यों? क्योंकि देखो पाकिस्तान के पास ना अभी बहुत कम फॉरेक्स रिजर्व है और पाकिस्तान चाय इंपोर्ट करता है। अगर लोग कम चाय पिएंगे तो कम चाय इंपोर्ट करनी पड़ेगी और पाकिस्तान के पास अभी जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बचेगा। ये तो सिर्फ देखो एक सिम्टम है कितने बड़े पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका। कोविड-19 की महामारी और रशिया यूक्रेन वार, ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब समझ गए ना, सिचुएशन हालांकि पाकिस्तान की इकोनॉमी की पहले भी ख़राब थी, लेकिन कोविड-19 की महामारी और रशिया यूक्रेन वार ने तो और भी ज़्यादा बुरा असर डाला। क्यों ख़राब है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन? इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है, मतलब दूसरे देशों से पाकिस्तान में ना इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, मतलब पाकिस्तान में डोमेस्टिकली जो कंपनीज फैक्ट्रीज प्रोड्यूस भी करती हैं ना, प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, गवर्नेंस काफ़ी पुअर है, इकोनॉमी को मिसमैनेज किया जा रहा है, पाकिस्तान की सरकार में करप्शन काफ़ी ज़्यादा है, मिलिट्री बहुत ज़्यादा खर्चा कर देती है। जैसे देखो पाकिस्तान की मिलिट्री ने हथियार मान लीजिए इंपोर्ट कर लिए, अब पैसा तो उसके लिए डॉलर में देना पड़ेगा ना, लेकिन आउटपुट तो कुछ निकल नहीं रही है, खर्चा पाकिस्तान की मिलिट्री कर रही है। तो ये कुछ वैसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन ना धीरे धीरे पाकिस्तान की खराब हुई है ओवर द पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स। दूसरा, इंडिया की तरह पाकिस्तान ऑयल बहुत इंपोर्ट करता है। इस वजह से देखो पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है ना वो बढ़ता जा रहा है, करेंसी उनकी वीक हो रही है। करेंसी कितनी वीक हो रही है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान की जो करेंसी है ना 43% डेप्रिशिएट हुई है पिछले साल जून 2021 से लेकर जुलाई 2022 के बीच में। एक साल में 43% डेप्रिशिएट हो चुकी है पाकिस्तान की करेंसी। पहले पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में थी 154, अब हो चुकी है 221। याद होगा हमने सैटरडे को आर्टिकल डिस्कस किया था कि इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट तो हुई है, लेकिन दूसरे देशों की और भी ज़्यादा डेप्रिशिएट हुई है डॉलर के मुकाबले में। एक चीज़ देखो, पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना क्या करते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने की। फॉरेन डेट ना पाकिस्तान के ऊपर बहुत बढ़ चुका है। जैसे मान लीजिए पहले पाकिस्तान ने लोन लिया, उसका वो इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहे हैं, ब्याज नहीं चुका पा रहे हैं, वो फिर से लोन ले लेते हैं। मार्च 2022 तक पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल डेट पता कितना था? 128 बिलियन डॉलर्स, मतलब इतना कर्ज था पाकिस्तान के ऊपर मार्च 2022 में। और इससे पहले जून 2021 में पाकिस्तान के ऊपर टोटल एक्सटर्नल डेट था 86 बिलियन डॉलर्स। अभी पाकिस्तान क्या हो गया, जैसे पुरानी हिंदी मूवीज में दिखाते थे ना कि लोकल जो साहूकार होते हैं वो गहने गिरवी रखवा के हाई इंटरेस्ट पर लोन दिया करते थे, उसी प्रकार से पाकिस्तान ने ऑलरेडी लोन जो ले रखा है ना उसको इंटरेस्ट चुकाने के लिए हायर इंटरेस्ट पर उनको फिर से लोन लेना पड़ता है। समझ रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी उन पे इतना ज़्यादा कर्ज है, तो वो ऐसी सिचुएशन में लोन लेने जाएंगे तो आसान टर्म्स पर लोन नहीं मिलता, फिर महंगा लोन मिलता है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लिया जाता है। एक गलती पाकिस्तान ने ये की, चाइना से ना हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन ले लिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन ये भी नहीं देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो वायबल भी हैं या नहीं है।
बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चाइना ने इस्टेब्लिश किए जो वायबल ही नहीं है। थोड़े बहुत चले भी सही तो उनसे जो रिटर्न्स आएंगे वो तो पाकिस्तानी रुपी में आएंगे ना, और लोन लिया है आपने डॉलर में, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। अभी पाकिस्तान की सरकार का जो बजट डेफिसिट है बहुत ज़्यादा है, 8.6% ऑफ जीडीपी, होना 3% के आसपास चाहिए, जबकि पाकिस्तान की सरकार ने खुद ने टारगेट रखा है 7.1% ऑफ जीडीपी। ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा है, $50 बिलियन से, मतलब जितना ये इंपोर्ट करते हैं और जितना ये एक्सपोर्ट करते हैं दोनों के बीच में डेफिसिट है, डिफरेंस है $50 बिलियन का। चूंकि पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व धीरे धीरे खाली हो रहा है, इंपोर्ट उनका बढ़ रहा है, तो हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने फैसला लिया 30 लग्जरी आइटम्स को अब इंपोर्ट नहीं किया जा सकता पाकिस्तान में। फॉर एग्जांपल कार। एक दिक्कत जो इंडिया के साथ है वो पाकिस्तान के साथ भी है, चूंकि उनकी रूपी की वैल्यू, पाकिस्तानी रूपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर चुकी है। इंपोर्ट वो करते हैं ऑयल का, तो इस वजह से ना उनको ऑयल का इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। समझ गए? अब देखो कंपेयर करें श्रीलंका और पाकिस्तान में ना, वैसे तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, जैसी श्रीलंका की इकोनॉमिक सिचुएशन है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन, दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे कि देखो दोनों देशों का ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है, दोनों फॉरेन करेंसी को बोरो कर रही हैं, फॉरेन कैपिटल यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों देशों को छोड़ के जा रही हैं, करेंसी दोनों देशों की डेप्रिशिएट कर रही है, दोनों देश बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दोनों का डिक्लाइन कर रहा है, कर्ज ना चुका पाने की वजह से दोनों डिफॉल्ट होने की कगार पर हैं। श्रीलंका तो हालांकि हो भी गई। दोनों देशों में महंगाई का लेवल काफ़ी ज़्यादा है और सबसे लास्ट में दोनों देशों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे आप कह सकते हो श्रीलंका और पाकिस्तान की सिचुएशन अभी एक जैसी है। लेकिन अब ना राइटर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं। राइटर कहते हैं बेशक देखो श्रीलंका फेल हो गया, लेकिन पाकिस्तान के साथ श्रीलंका जैसा हाल नहीं होगा। श्रीलंका को अभी लोन लेने में दिक्कत आ रही है ना बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान को उतनी दिक्कत नहीं आएगी। इसके रीजंस हैं, एक तो देखो पाकिस्तान आज जिस मोड पे है ना, इस मोड पे पहले भी पाकिस्तान काफ़ी बार आ चुका है। पाकिस्तान इससे पहले फाइनेंशियल एड ले चुका है यूएई से, चाइना से और आईएमएफ से तो बहुत ही बार ले चुका है। पिछले 30 सालों में 22 बार पाकिस्तान आईएमएफ के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम का फायदा उठा चुका है और 22 बार आईएमएफ से लोन मांग चुका है। देखो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, श्रीलंका के बारे में उतना सीरियस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में सीरियस है। क्यों? दिक्कत यह है पाकिस्तान के पास ना न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान अगर इकोनॉमिकली फेल हो जाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो रोग प्लेयर्स पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, जिससे पूरे वर्ल्ड की पीस पर खतरा आ जाएगा। ये सब फैक्टर्स इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है। इसी वजह से आईएमएफ थोड़ा लिबरल है पाकिस्तान के संदर्भ में। हाल ही में पाकिस्तान ने आईएमएफ से रिक्वेस्ट की कि आप रुके हुए लोन प्रोग्राम को फिर से स्टार्ट कीजिए। आईएमएफ ने कहा ठीक है हम कर देंगे, और पहले जो $6 बिलियन की बात कही थी आईएमएफ ने पाकिस्तान को देने की, अब उसे बढ़ा के $7 बिलियन कर दिया गया है। एक चीज़ ये भी है, पाकिस्तान के पास ना कुछ मित्र हैं गल्फ कंट्रीज़ के, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई। ये देश पाकिस्तान को फेल नहीं होने देंगे। अभी इन्होंने निर्णय लिया है कि पाकिस्तान के जो पीएसयूज हैं ना, उनमें 10-12% की हिस्सेदारी यूएई, सऊदी अरेबिया ये परचेज करेंगे, ताकि पाकिस्तान को थोड़ा पैसा मिल सके और यूएई, सऊदी अरेबिया इनके लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। समझ गए? इन देशों ने यह भी वादा किया है कि हम आपको ऑयल दे देंगे और पेमेंट आपकी बेशक बाद में कर दीजिएगा। तो कुल मिला के पॉइंट यही निकलता है कि अभी पाकिस्तान का हाल जो है वो श्रीलंका जैसा नहीं होगा। रीजंस जो हमने डिस्कस किए, ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।